देखिएगा, आज मैं आपको सीटेट में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। तो ये पेडागोजी के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और ये पेडागोजी के क्वेश्चन जो आपके बहुत मोस्ट होते हैं और इन्हें करने में जो बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं यानी कि टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बात हो रही है सर मानकीकृत परीक्षाएं क्या होती है कि मानकीकृत परीक्षाओं में जो बच्चों को क्या है, कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है, सामान्य प्रश्नों के लिए कहा जाता है। तो जो बच्चों को सामान्य प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहा जाता है, तो उससे बच्चों की जो है ना व्यक्तिगत छात्रों के ही प्रदर्शन की हम तुलना कर सकते हैं। जो मानकीकृत परीक्षाओं में केवल बच्चों की जो हम व्यक्तिगत प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं, कुल जो क्षमताएं जो होती हैं उन क्षमताओं का चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा कि ये बच्चों की क्षमताओं का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं यानी टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये बच्चों की क्षमताओं का समग्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल मानकीकृत परीक्षा जो केवल व्यक्तिगत क्षमताओं का ही चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत तुलना ही हम मानकीकृत परीक्षाओं से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 = 4। देखिए, माइनस का क्या है? गलत आंसर है आपका। 6 + 4 = 10। प्लस का आपका क्वेश्चन यानी योग का क्वेश्चन सही किया है। 2 + 7 = 9। ये भी बच्चे ने क्वेश्चन सही किया है, प्लस का सही किया। 9 - 7 = 3। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत, यानी कि बच्चा जो कर रहा है वो योग के क्वेश्चन तो सही कर रहा है पर माइनस के क्वेश्चन गलत कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। तो बच्चा देखिए, प्लस में क्या होता है कि बस प्लस में जो होता है हमारी आगामी संख्या आती है। देखिए, 6 + 4 = 10 आगे की संख्या आती है, आगामी संख्या आती है। ये 2 + 7 9 आगामी संख्या आ गई। परंतु माइनस में यानी कि योग वाली संख्या में जो आती है वो आपकी पश्चगामी संख्या आती है, यानी कि पीछे की संख्या आती है। देखिए, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 4। देखिए, ठीक है, यहाँ आपका कितना 3 आना चाहिए था, ठीक है। तो पीछे की संख्या यानी पश्चगामी आती है। ऐसे 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। 2 आने चाहिए, पश्चगामी आ गई। तो बच्चा जो गलती कर रहा है वो पश्चगामी यानी कि गिनती करने में परेशानी यानी है उस बच्चे को। तो इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके का अनुप्रयोग कर रहा है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चगामी और पश्च गिनती करने में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। सबसे कम की बात हो रही है, ठीक है। तो गणित में आकलन करने के लिए देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 देखिएगा कि जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो, यानी कि जो सरल हो उसे आप मत मापिए, जो महत्वपूर्ण हो उसे आपको मापना चाहिए, ये आपका सही होता है। गणित समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी आपका सही है। आपका डी भी देखिएगा कि आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ता की प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए, ये भी आपका सही है कि जब शिक्षक क्वेश्चन यानी कि बच्चे का जो क्वेश्चन चेक करे तो उसे प्रतिपुष्टि जरूर यानी फीडबैक जरूर देना चाहिए आपको। तो ये भी सही है। यह बात हो रही थी कम प्रासंगिक की, तो इसमें आपका आंसर सही होगा ये कि गणितीय दक्षताओं के पृथक संगठन का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण यानी मूल्यवान पहलू, यानी कि मूल्यवान पहलू की जो है आप जो है परीक्षण मत कीजिएगा, जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी आप जो है परीक्षण कीजिएगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। ठीक है, बात करें कि गणित शिक्षण में गणितीय खेल का उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। तो इसका आंसर का बी हो जाएगा। देखिएगा कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिकाएं प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियां, आकृतियां, पत्थरों, डंडियां जैसे सामग्रियों का प्रयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करना चाहिए।
अगर इस तरह का जो शिक्षक हैं आपको प्रतिदिन जो पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियाँ, आकृतियाँ, पत्थरों, डंडियों या सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो वो गणितीय खेल के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, गणित शिक्षा में अधिक उपयोगी माना जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि गणित की जो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उसमें कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए थे। सबसे पहले दिया है एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं के समाकलन होना चाहिए। नहीं, अगर एक ही प्रश्न में कई सारे जटिल कठिनाई या परेशानियाँ दे देंगे बच्चों के तो वो उससे सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देने चाहिए, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न भी नहीं देने चाहिए। अभ्यास के लिए उसे 2 या 3 क्वेश्चन देने ही चाहिए। ठीक है, सी है आपका गणित में संदर्भात्मक समस्या देनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन सही है, आपका विकल्प सही है। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए कि गणित में संदर्भात्मक समस्या होनी चाहिए। संदर्भात्मक कि कोई प्रश्न दिया गया हो, उस प्रश्न के संदर्भ में पहले सभी पूर्ण विवरण दिया गया हो और उस पूर्ण विवरण के बाद ही उससे समस्या, बालक से समस्या पूछी गई हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। तो आपका इसका आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन के अर्थ को निरूपित करते हैं या करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है कि शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए। नहीं, ये गलत है आपका। केवल मौखिक प्रश्न की बात हो रहा है कि केवल मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए, ये गलत है। ये मौखिक प्रश्न नहीं, सभी प्रश्न पूछने चाहिए। और जो पुस्तक में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिस लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश से जो भी है, तो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है कि सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी आती है, कुछ बच्चों को अच्छी तरह से हिंदी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। थर्ड है कि पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। ये भी आपका ऑप्शन सही है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन आंसर 3 और 4 आपके ऑप्शन जो सही हो जाएंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10 और 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या करता है। देखिए किस तरह सॉल्व करता है। 3/10 को जो है 1-3 में कर देता है। ठीक है, और 7/10 का जो आंसर वो 1.7 कर देता है और 15/10 का आंसर जो 2.5 कर देता है। तो इसमें बच्चे ने क्या किया है कि जो अंश और हर है उन दोनों को प्लस कर दिया है और बीच में दशमलव लगा दिया गया है। देखिएगा 3 और 10 13 और बीच में दशमलव लगा दिया गया। ऐसे ही देखिएगा इसका अंश 7 है और इसका हर जो आपका 10 है, तो 10 7 17 और बीच में दशमलव लगा दिया गया। इसमें अंश 15 है और हर जो 10 है, तो 15 10 25 और इसमें जो बीच में जो है दशमलव लगा दिया गया है। बच्चे ने ये जो इस तरह की अवधारणा को अपनाया है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या है कि आपका आंसर बी हो जाएगा कि बच्चे ने क्या किया कि वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इस अवधारणा को अपना रहा है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार, NEP क्या होता है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टिकथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ आपको बताना है। तो CPD का जो अर्थ होता है वो होता है
कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, CPD का जो अर्थ है वो है आपका डी आंसर हो जाएगा कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करते हैं। तो मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में शिक्षकों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, शिक्षकों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT के अनुसार कक्षा ए के विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि 50 तक की संख्या को पहचानना लिखना, ये कक्षा एक के अनुसार होना चाहिए, ये आपका सही है। ठीक है, ये बात नहीं की हो रही है। ठीक है, तो ये आपका सही है। बी है कि पुनः समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना, ये भी आपका सही है, यानी कक्षा एक के लिए 20 तक की संख्या को जोड़ना घटाना आना चाहिए। सी है आपका कि जोड़ की अवधारणा को गुणनतक विस्तारित करना, ये जो है ऑप्शन आपका सही नहीं है, यानी कि कक्षा एक का जो विद्यार्थी है जोड़ की अवधारणा भी कर ले और जोड़ की अवधारणा के बाद उसे गुणनफल भी कर ले, तो ये विस्तारित करना कक्षा एक के विद्यार्थी के लिए सही नहीं होता, यानी गतियों के लिए प्रतिफल नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा डी दिया है कि किसी 2 अंकीय संख्याओं में अंक के स्थानीय मान को पहचानना, स्थानीय मान को पहचानना भी ये कक्षा एक तक आपको आना चाहिए, कक्षा एक के विद्यार्थी को आना चाहिए। तो ठीक है, इसका आंसर जो आपका हो जाए सी हो जाएगा कि NCERT के अनुसार कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है, वो आपका सी आंसर हो जाएगा कि जोड़ की अवधारणा को गुणनतक विस्तारित करना, यह आपका आंसर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने विभिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने के लिए छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया है। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड यानी कि प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रूनर हैं उनके जो शिक्षा के जो सिद्धांत हैं यानी कि अधिगम के सिद्धांत है वो 3 अधिगम के सिद्धांत हैं। इसमें आपका अभिप्रदर्शन सिद्धांत, ठीक है, एक होता है आपका दास्य मापिकता सिद्धांत और एक होता है आपका सांकेतिक सिद्धांत, यानी कि ये 3 सिद्धांत जो हैं वो ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये ब्रूनर के 3 सिद्धांत हैं, कौन से? आइकॉनिक यानी कि आपका दास्य मापिकता, अभिप्रदर्शन और सांकेतिक सिद्धांत, ये आपके ब्रूनर के 3 सिद्धांत हैं। मगर इसमें कहा गया है कि एक वृत्त को चित्र बनाने के लिए छायांकित किया गया है। तो छायांकित किया गया है इसका मतलब दृश्य मापिकता यानी कि आइकॉनिक सिद्धांत को अपनाया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कथन सत्य नहीं की बात हो रही है। कथन आप इसके ABC 4 कथन दिए गए। अब देखिए फर्स्ट कथन कि आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, ये आपका कथन सही है। ठीक है, बी है कि आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, ये भी सही है, परिमाप भिन्न हो सकता है। सी है कि एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, ये भी आपका सही है। अब देखिएगा डी है आपका ऑप्शन जो दिया गया है कि किसी आकृतियों के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए कोई आकृति है, उसकी आपको ना तो लंबाई पता है, ना चौड़ाई पता है, ना ही ऊंचाई पता है, तो उसके आयतन का अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो ये आपका कथन सत्य नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको CTET के जो क्वेश्चन, आपके मैथ के जो पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।